हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द मिडनाइट क्लब में, जहां हम दुनिया भर की हॉरर मूवीज़ एंड सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, उन कहानियों में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है प्लूरिबस। क्या हो अगर आपको कुछ दिनों के लिए आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, यानी कि आपके एक फ़ोन कॉल पर आप जो भी चाहते हैं, कोई भी लग्ज़री आपको प्रोवाइड कर दी जाए। इवन अगर आपको एटम बॉम्ब भी चाहिए, तो वो भी चंद मिनटों में आपके घर डिलीवर कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यही इस सीरीज़ का मुख्य कंटेंट है। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या रहस्य है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमर्स, ये जो कि स्पेस से आए एक अजीब से सिग्नल को स्टडी कर रहे थे, उसकी फ्रिक्वेंसी को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये रेडियो वेव सिग्नल्स जो कि क्लियरली एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था। इसके बाद हमें एक काउंटडाउन दिखाया जाता है जो 439 दिन 19 घंटे 56 मिनट का था, और ये सिग्नल हर 78 सेकंड में रीअपेयर हो रहे होते हैं। सो ऐसे में दुनिया भर के साइंटिस्ट की नज़र इस सिग्नल पर थी, इसको डिकोड करने में। सबसे खास बात यह है कि ये सिग्नल 600 लाइट ईयर दूर से आ रही थी, लेकिन फिर भी ये सिग्नल काफ़ी ज़्यादा क्लियर और ऑथेंटिक थे। ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल को भेजने के लिए जो एंटीना लगा होगा वह कम से कम ज़्यादा नहीं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जितना बड़ा तो होगा ही। और एक अजीब बात यह थी कि सिग्नल की सीक्वेंस बाइनरी यानी 0-1 ना होकर 4 डिजिट यानी क्वाटर्नरी थी, और ऐसा सीक्वेंस धरती पर बनाना लगभग अब तक तो इम्पॉसिबल ही था। इसी कारण इसको डिकोडिंग में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए थे। ऐसे में साइंटिस्ट इस कन्फ्यूजन में थे कि कोई स्पीशीज इतना कम्प्लेक्स सिग्नल क्यों ही भेजेगी जिसको डिकोड करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में एक एस्ट्रोनॉमर का माथा ठनकता है और वो बताता है कि ये सीक्वेंस मशीनरी ना होकर बायोलॉजिकल है, यानी ये एक आरएनए सीक्वेंस है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि बेसिकली एक वायरस का जेनेटिक कोड होता है, लाइक वी हैव कंप्यूटर प्रोग्राम कोड्स। जस्ट लाइक दैट एक वायरस का भी एक जीन कोड होता है कि वायरस कौन कौन से प्रोटीन बनाएगा, हाउ इट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड होस्ट सेल को कैसे इन्फेक्ट करेगा। जब साइंटिस्ट ने कहा कि उन्हें इस सीक्वेंस को डिकोड किया, मीन्स उन्होंने इस सीक्वेंस को रीड या रीअरेंज किया होगा। मीन्स सीक्वेंस को समझकर वो वायरस को चेंज, म्यूटेट या रीजनरेट कर सकते हैं। बस फिर क्या था, दुनिया भर के साइंटिस्ट आरएनए सीक्वेंस को क्रिएट करके डिफरेंट एनिमल्स पर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लाइक माउसेस पर एंड गिनी पिग्स पर। बट आफ्टर सो मैनी मंथ्स उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब यहाँ काउंटडाउन 71 दिन 13 घंटे और 21 मिनट तक आ चुका है, यानी पिछले 1 साल से वैज्ञानिकों को इस आरएनए सीक्वेंस से कोई परिणाम नहीं मिला। अब यहाँ से कहानी कैरल नाम के नॉवलिस्ट पर शिफ्ट होती है, जो कि रोमांटिक नॉवेल्स लिखा करती थी। इनफैक्ट उसकी नॉवल सीरीज वाइकारो तो इस साल की बेस्ट सेलर्स नॉवल सीरीज थी। अकॉर्डिंग टू द नॉवल, एक मेल कैरेक्टर रबान है जो कि काफ़ी पॉपुलर है रीडर्स में। हम उसको उसकी नॉवल सीरीज़ की बुक लॉन्चिंग पर देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी अपने फैंस में। यहीं हम उसकी मैनेजर कम लव इंटरेस्ट हेलन को भी देखते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। बट उसके बाद हम कैरल के दूसरे रूप से भी परिचित होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैरल को अपनी ही बुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई मीन उसका मन सीरियस रियलिटी बेस्ड नॉवल लिखने का था, ना कि फैंटेसी बेस्ड लव इंटरेस्ट नॉवल्स। बट उसकी लव रोमांस सीरीज वाइकारो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, ऐसे में उसको ये सीरीज कंटिन्यू करनी ही पड़ती। नाउ काउंटडाउन टाइम 29 दिन 23 घंटे और 49 मिनट तक आ चुका है। हम अब 2 डॉक्टर्स को देखते हैं जो उसी आरएनए सीक्वेंस को स्टडी करने में लगे हुए हैं, बट अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। उनमें से एक डॉक्टर डी हैं जो कि कहते हैं कि आरएनए सीक्वेंस एक लाइसोजेनिक वायरस होता है, बट अब तक किसी भी एनिमल पर इसका असर दिखाई नहीं दिया है। यहाँ मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी बायोलॉजिकल साइंस की मैं नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये सीरीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। यहाँ मैं बता दूँ कि लाइसोजेनिक वायरस एक इंट्रूडर टाइप काम करता है, जो कि वायरस किसी सेल में एंटर करता है तो अपना डीएनए एक्सप्लोर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे होस्ट सेल पर अटैक करता रहता है, अपना डीएनए इंटीग्रेट करता है और स्लो स्पीड में मल्टीप्लाई होकर सेल के साथ कॉपी होता रहता है। और होस्ट को इस बात का पता भी नहीं चलता कि वायरस उसके डीएनए में धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सटर्नल सिम्टम मल्टीप्लाई हो रहा है। बाद में सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ये वायरस एक्सप्लोड हो सकता है एंड लाइसोजेनिक सेल लाइटिक मोड में शिफ्ट होकर सेल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह फिनोमिना बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेजिस में काफ़ी कॉमन है। अब हम
दोनों डॉक्टर जीन और डॉक्टर डी को फर्दर टेस्टिंग के लिए जाते हुए देखते हैं, जो कि एक गिनी पिग्स पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि गिनी पिग शायद मर चुका है। तो वो उसे चेंबर से निकालते हैं, लेकिन उसकी सांस चेक करने के लिए डॉक्टर जीन को अपने ग्लव्स उतारने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ग्लव्स उतारती है, वो माउस जिंदा होकर उन्हीं को उनकी उंगली पर बाइट कर देता है, जिससे सडन शॉक में वह चिल्लाते हुए लैब से बाहर भागती हैं। इस बाइट से डॉक्टर जीन की उंगली खूनो खून हो जाती है एंड वो खुद ही अंदर डिसइंफेक्ट होने के लिए भागती हैं। वहीं डॉक्टर डी माउस को पकड़ के चेंबर में तुरंत डाल देते हैं और यहाँ हम डॉक्टर जीन को अजीब तरह से कांपते हुए देखते हैं। डॉक्टर डी शीघ्र ही डॉक्टर जीन को लैब से निकालने का प्रयास करते हैं, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि डॉक्टर जीन समाप्त हो रही हैं कॉज ऑफ द बाइट, माउस बाइट। नेक्स्ट सीन में हम इसी फैकल्टी के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि कोई सामान निकाल रहा था। तभी डॉक्टर जीन अजीब तरीके से स्माइल करते हुए उसके पास आती हैं और गार्ड को किस कर लेती हैं। इस कारण गार्ड भी अजीब तरीके से कांपने लग पड़ता है। वहीं हम डॉक्टर डी को साइमल्टेनियसली वियर्ड हरकतें करते हुए देखते हैं। वो एक जेंडर को भी किस करके उसे इन्फेक्ट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम इस फैकल्टी के सभी लोग इन्फेक्टेड थे और अजीब तरह से स्माइल करते हुए काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग गार्ड्स, जेंटर्स, डॉक्टर्स। दोस्तों, यहाँ एकेडमिक हायरार्की बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ सभी एक साथ सिंक में काम कर रहे थे, जो कि लैब में रखी हुई पीटरी डिशेस को अपने सलाइवा से इन्फेक्ट कर रहे थे, उन्हें चाट कर। स्वैब से सलाइवा सैंपल लेकर पीटरी डिशेस को इन्फेक्ट कर रहे थे। अब आप अगर कन्फ्यूज हैं कि यहाँ क्या हुआ, तो हम बता दें कि डॉक्टर जीन का एक माउस म्यूटेट हो गया था। उसने डॉक्टर जीन को काटा, जिससे इन्फेक्टेड हो गई थी, यानी कि उनका डीएनए कम्प्लीटली रीजनरेट हुआ। अब उनके अंदर एलियन डीएनए है, यानी फिजिकली एनाटॉमिकली तो वो है तो ह्यूमन ही, लेकिन बायोलॉजिकली वो एक एलियन है। देन वो डॉक्टर डी को इन्फेक्ट करी और अब पूरी फैकल्टी ही इन्फेक्टेड हो चुकी। अब ये लोग ह्यूमंस तो बिल्कुल भी नहीं रहे, रैदर एक एलियन स्पीशीज बन चुके हैं। सभी एक साथ सोचते हैं, सभी एक साथ फील करते हैं, इनकी कलेक्टिव कॉग्निटी यानी मेमोरी शेयर हो चुकी है, सभी एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सीम्स लाइक कि सभी एक प्रकार के हाइव माइंड से जुड़े हुए हैं। बहरहाल इनका सबका एक ही एम है, सारी पृथ्वी को अपने जैसा बना देना, यानी कि बाटली में उतारना। अब काउंटडाउन 3 घंटे 6 मिनट तक आ चुका है और हम कैरोल हेलन को देखते हैं, जो कि अपनी बुक लॉन्च टूर से अल्बर्कर, न्यू मैक्सिको वापस लौट रही थी। ये लोग जेट लैग से उबरने के लिए एक बार में जाते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि कैरोल लव रोमांस सीरीज लिख कर बोर हो चुकी है और वह अब सीरियस नॉवल पर काम करना चाहती है। हेलन यहाँ कैरोल से कहती है कि वह कायरो सीरीज को कंप्लीट जरूर करे। हेलन की बातों से कैरोल को उसके ऊपर शक होने लग पड़ता है कि क्या उसे उसकी राइटिंग पसंद आती भी है कि नहीं। तभी हम पार्क के टीवी पर मिलिट्री ऑपरेशंस की खबर देखते हैं, जो कि पूरे शहर भर में चल रहा था। अब दोनों लेडीज बार से बाहर आ चुकी थी। दोनों स्मोकिंग करने का प्लान बनते हैं, जहां कैरोल नोटिस करती है कि आकाश में सभी प्लेन्स एक पैरेलल सीक्वेंस में उड़ान भर रहे हैं, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था। यानी हेलन फैंस के कमेंट का रिप्लाई भी देती है। फिर हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि बेशक दुनिया के सामने कैरोल ये जताती है कि वह सबसे एक जैसा बिहेव करती है, बट इन रियलिटी वह पुरुषों से काफ़ी नफरत करती थी। लाइक पहले उसके नॉवल का कैरेक्टर एक लड़की होने वाला था, बट उसे फैंस की डिमांड पर और सोसाइटी प्रेशर पर इस कैरेक्टर को चेंज करना पड़ा। एक फ़ैन के पूछने पर वह कहती है कि रबान का कैरेक्टर जॉर्ज क्लूनी से इंस्पायर है, लेकिन इन रियलिटी वह किसी एक रैंडम लड़की को इमेजिन करी थी। यानी किसी भी हाल में फैंस को खुश रखना ही यहाँ पर कैरोल का एक मकसद बन चुका था। तभी एक पिकअप ट्रक उनके साइड से निकलकर आगे जाकर कार में भिड़ जाती है। कैरोल पिकअप ड्राइवर की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, जो कि बेहोश था, बट नेक्स्ट मोमेंट वो देखती है कि हेलन एक अजीब तरह से कांपते हुए ज़मीन पर गिर पड़ी है। इनफैक्ट बार के अंदर सभी लोग इसी अजीब तरीके से कांपते हुए गिर पड़ रहे थे। ऐसे में हेलन को कैरोल अपनी कार में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लग पड़ती है। दोस्तों, हेलन की कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कार में एक इंटरलॉक डिवाइस था लगा हुआ था, जिसमें फूंकने पर ही अल्कोहल लेवल चेक करने पर ही वह कार स्टार्ट हो सकती थी। अब यहाँ दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी, तो ऐसे में कार स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तभी कैरोल पिकअप ट्रक में हेलन को लिटाकर ले जाने लग पड़ती है। वह पास वाले हॉस्पिटल जाती है। इन द वे शी नोटिसेस कि पूरी सिटी का बुरा हाल हो चुका था। एवरीबडी या तो कांप रहा था, या अनकॉन्शियस था, या फिर इधर उधर गिर पड़ रहा था। इनफैक्ट हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ का दृश्य भी सेम वैसा ही था कि लोग कांप रहे थे और इधर उधर गिर पड़ रहे थे। इवन डॉक्टर्स की भी ऐसी ही हालत थी। कैरोल रियलाइज कि हेलन की सांस धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो हेलन को सीपीआर देती है, पर दोस्तों हेलन सर्वाइव नहीं कर पाई। कैरोल रो रही होती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के अंदर से सभी लोग ठीक हो गए थे। जैसे
कुछ हुआ ही ना हो। वे इधर उधर जाने लग पड़ते हैं। कैरल जब एक डॉक्टर को कन्फर्म करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर सडनली कैरल को किस करने की कोशिश करता है। कैरल शॉक में पीछे हट जाती है और वो देखती है कि कुछ लोग हेलन की बॉडी को उठा रहे थे। हेलन उनको धक्का देकर उठा रहे थे। कैरल उनको धक्का देकर दूर भगाती है, लेकिन सभी लोग एक साथ सिंक में कहते हैं कि हम लोग बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं कैरल। मीन्स सबको कैरल का नाम पता है। अब तक इन सब में से कैरल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि वह हेलन की बॉडी को सीधा उसी पिकअप ट्रक में डालकर अपने घर आज पहुंचती है। और रास्ते में पूरे शहर के लोग बस कैरल को ही देखे जा रहे थे। शहर में मची तबाही को सब लोग एक साथ फिक्स करना भी शुरू कर देते हैं। कैरल जैसे तैसे करके अपने घर, तभी पड़ोस के बच्चों से बताते हैं कि चाबी शायद फ्लावर पॉट के नीचे रखी है। यहाँ बच्चे भी अजीब हरकतें कर रहे थे, यानी वो दोनों एक साथ सिंक में कैरल से बात कर रहे थे, यानी कि वो दोनों भी इन्फेक्टेड थे। कैरल उनको अपने से दूर रहने को कहती है और हेलन की बॉडी को घर ले जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। कैरल फौरन टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लग जाती है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल तो बंद थे, लेकिन अमेरिका के एक चैनल पर हम देखते हैं कि एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी था। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि वैसे तो जनरली अमेरिकन प्रेसिडेंट ही लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अंडर सेक्रेटरी सीधा लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी इसका मतलब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी इस ब्रेकआउट में मौत हो चुकी है। नीचे हम देखते हैं कि हेडलाइंस में लिखा रहा था कि कैरल, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने सवालों का जवाब पा सकती हो। इट वॉज वेरी शॉकिंग कि कैरल इन सब से इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है, फिर से दारू पीने लग पड़ती है, पिकड़ कहेंगे। फिर वह हिम्मत करके कॉल लगाती है। देन कॉल के रिप्लाई में टीवी वाला जो व्यक्ति था, हम समझ पाते हैं कि वह यूएस अंडर सेक्रेटरी था। अंडर सेक्रेटरी कहते हैं कि पूरी दुनिया ऐसी बन गई है। ऑफ कोर्स उसी आरएनए सीक्वेंस के कारण हुआ है, जैसे सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में साइंटिस्ट डिकोड कर रहे थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी की कन्वर्जन हो चुकी है। मीन्स ह्यूमंस तो वैसे के वैसे हैं, बस उनकी चेतना और समझ पर एलियंस टेक ओवर कर चुके हैं। ऐसे में सब लोग एक साथ सोच सकते हैं, सबकी मेमोरी शेयर हो चुकी है, काइंड ऑफ लाइक हाइव माइंड। आगे कहते हैं कि हम अनफॉर्चुनेटली इस कन्वर्जन में कुछ लोग बच नहीं पाए क्योंकि डीएनए एक्सप्लोजन अचानक हुआ था। सो ऐसे में कोई ड्राइव कर रहा था, कोई प्लेन चला रहा था, वगैरह वगैरह। लाइक हेलन तो यस, काफ़ी सारे लोग ख़त्म हुए थे। इस वजह से इन एलियंस को बहुत दुख पहुंचा। ये लोग खुद को हम यानी वी कहकर संबोधित करते हैं, तो हम आगे भी सीरीज में इनको वी कहकर ही संबोधित करेंगे क्योंकि ये लोग खुद को एक ही मानते हैं। इनफैक्ट दुनिया में सब लोग कनेक्टेड हैं। ये कहते हैं कि कैरल, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। रही बात कैरल के कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, तो कैरल काइंड ऑफ एक्सेप्शन थी, जो इनके लिए भी एक रिसर्च का विषय है और इसे समझने में उनको काफ़ी टाइम लगेगा। इसका कारण ये खुद नहीं जानते। फॉर नाउ दुनिया में हुई मास तबाही को क्लीन अप करने के लिए इनको थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए। तब तक ये कैरल को फूड, मेडिसिन या कुछ और भी चाहिए, वो डिलीवर करवा सकते हैं। तो एक कैरल को ऑन द स्पॉट डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके लिए कैरल को बस लैंडलाइन पे 0 दबाना है, उसके ऑर्डर फॉलो कर दिए जाएंगे। कैरल फ्रीक आउट होकर पूछती है कि क्या ये एलियन इमेजिन है, क्या ये लोग कैरल का माइंड पढ़ सकते हैं। इस पर उनका कहना था कि नहीं, हम माइंड नहीं पढ़ सकते। रैदर इनके पास हर कंट्रोल इंसान की मेमोरी एक जगह है जिससे ये चीज़ें जान पाते हैं। हेलन अपनी समाप्ति से पहले ही इनमें से एक बन चुकी थी, जिस कारण से वो कैरल को अच्छी तरह से जानते हैं। कैरल फिर भी पूछती है कि तुम लोग कौन हो, तो ऐसे में बताते हैं कि हम बेनिफिशरीज हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ के। 14 मंथ पहले ही साइंटिस्ट की एक आउटर स्पेस सिग्नल मिला था, एंड ये सिग्नल 4 टोन से बना हुआ था, जो कि यूनिन, यूरेकल, एडेनाइन एंड साइटोसाइन रेसिपी है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लाइक आरएनए। इनको रीजनरेट किया साइंटिस्ट ने यहाँ अर्थ पर लैब में लाइक ए वायरस। बहरहाल यहाँ से हम एपिसोड 2 की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड का नाम है द पायरेट लेडी। यहाँ हम एक लेडी को मोरक्को के किसी सुदूर गांव में देखते हैं जो काफ़ी गंदे कपड़े पहनी हुई थी, और वो पास ही में एक एक्सीडेंट में गाड़ी निकालती है और 10 पास के आदमी से बाइक लेकर टैंकर एयरपोर्ट जाती है, जहाँ वो खुद ही प्लेन उड़ाती है और न्यू मैक्सिको पहुँचती है। यहाँ आकर वह क्लीन अप करती है, विग लगाती है, फ्रेशन अप करती है, देन कार चला के सीधा कैरल के घर आ धमकती है। कैरल सुबह सुबह गार्डन एरिया में डिग कर रही थी ताकि वह अपनी फ्रेंड हेलन को एक सम्मानजनक क्रेमेशन दे सके। तभी मोरक्को वाली लेडी, जिसका नाम जोसिया है, वह कैरल को ब्रेक लेकर पानी पीने को कहती है, वरना मैं डिहाइड्रेट हो जाएगी। और यहाँ ये सिर्फ जोशिया का ही ओपिनियन नहीं था, ऐसा ये ओपिनियन दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स का था। कैरल जोसे पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता, तो वह काफ़ी देर से यहाँ डिग कर रही है। तो जोशिया कहती है कि आकाश में 40 फीट ऊपर एक मिलिट्री ड्रोन है जो हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए है।
तभी कैरल जोशिया को ध्यान से देखती है। मैं नोटिस करते हैं कि जोशिया बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसा वह अपने लव रोमांस के मेन हीरो रब्बान को इमेजिन करी थी, जो पहले एक फीमेल होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये हाई माइंड क्रीचर हेलन की मेमोरी से ये बात निकाल लिए थे कि रब्बान कैसे दिखता होगा, और उसके जैसी लेडी को ही कैरल के पास भेजा। एलियंस का ये विश्वास जीतने की एक स्ट्रेटजी थी। हालांकि ये बात हेलन के सिवा बस कैरल ही जानती थी। ऑफकोर्स ये हाई माइंड लोगों को हेलन की मेमोरी से ये बात पता चल गई होगी। ये लोग पूरी दुनिया में सर्च किए और रब्बान जैसी लेडी को ही कैरल के पास भेजा। आगे जोशिया कैरल से कहती है कि वह जहाँ डिग कर रही है वहाँ सॉइल के नीचे वोल्केनिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें खोदने में उसे काफ़ी टाइम लग सकता है, तो अगर कैरल चाहे तो ये काम चंद मिनट्स में करवा सकती है। अब तक कैरल का पारा हाई हो चुका था और वह जोशिया पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। ऐसे में सडनली जोशिया शॉक हो गई थी और कांपते हुए गिर जाती है। जी हाँ, उसके कांपने से दुनिया के सभी लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं, वो भी एक साथ। कैरल ये देखकर और भी परेशान हो गई थी। वह टाउन में जाती है जहाँ सभी जोशिया की तरह कांप रहे थे। कैरल एक वायर से लटके हुए आदमी को नीचे लाने की कोशिश करती है जो कि विंडोज़ क्लीन कर रहा था। तभी एकदम से सभी होश में आते हैं और कहते हैं कि हम सब ठीक हैं। इसके बाद कैरल घर वापस जाती है एंड देन वह जोशिया को बुलवाती है। जोशिया वापस आकर कैरल से बताती है कि कैरल के जो डायरेक्ट नेगेटिव इमोशंस हैं वह कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करते हैं। कैरल पूछती है कि क्या उसकी हरकत से वर्ल्ड में लोगों की मौत तो नहीं हुई, क्योंकि जोशिया कांपते हुए दुनिया के कुछ लोग ड्राइव कर रहे थे, कोई कहीं लटका होगा एक्सेट्रा, तो दुर्घटनाएं तो हुई होगी। जोशिया इस प्रश्न का उत्तर क्लियरली नहीं देती और इस बात को घुमा फिरा देती है। इट वॉज क्लियर कि कैरल के गुस्सा होने से पूरी दुनिया में हज़ारों लोग समाप्त तो हुए ही होंगे। इसके बाद कैरल और जोशिया मिलकर खुदाई करते हैं। जोशिया सजेस्ट कि हम खुदाई को जल्दी कर सकते हैं इफ़ शी अलाउज। कैरल का हामी भरते ही अगले ही पल हेलीकॉप्टर से जेसीबी मंगवाई जाती है, जिसे तुरंत डिग करके ये लोग हेलन को दफना देते हैं। उस रात कैरल जोशिया से बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी के गुप्त ठिकाने को लोग भी अफेक्टेड हैं, लाइक एरिया 51, व्हीलर आइलैंड। अंडरग्राउंड सबमरीन में जो तैनात जवान थे सब के सब कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी एलियंस बन चुके हैं। वे कहते हैं कि इन्वेजन हुआ तो सबसे पहले यही लोग इफेक्ट हुए थे एंड ओवर द टाइम ये स्मूथली होता चला गया। फिर मिलिट्री को इसकी भनक लग गई एंड देन एक ही रात में इनको आरएनए विस्फोट करके सबको कन्वर्ट करना पड़ा, जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मारे गए होंगे और कितनों को ये बात पता चली होगी। अब तक के लिए जोशिया बताती है कि एक और इंसान मिला है प्रागवे में जो कि अनअफेक्टेड है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसने अब तक इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करी और ना ही अपनी कोई जानकारी इन एलियन से साझा करी है। मीनवाइल पूरी दुनिया में बस 13 ही लोग बचे हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं। कैरोल आगे पूछती है कि इनमें से कितने लोगों को इंग्लिश आती है। जोशिया बताते हैं कि इनमें से सिर्फ 5 लोग ही इंग्लिश जानते हैं। कैरोल उनसे मिलने को कहती है। जोशिया 1-2 सेकंड में बताते हैं कि 5 लोग ही हामी बोल दिए हैं एंड नेक्स्ट डे उनकी रिक्वेस्ट पर उनकी मीटिंग फिक्स करवा दी जाएगी। बस फिर क्या था, अगले दिन कैरोल प्लेन में अकेली ही पैसेंजर बनकर इन 5 लोगों से मिलने पहुंचती है बिल्बो। यहाँ सिर्फ 4 लोग ही कैरोल से मिलने आते हैं, ओटगोन, बायर एंड लक्ष्मी। ये चारों अपनी फैमिली के साथ आए थे जो ऑफ कोर्स एलियन बन चुके थे। स्टिल ये लोग उनके अपनी फैमिली की तरह प्यार करते थे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। एक और बंदा आने वाला था मॉरिशियाना से, जो फिलहाल देरी से इसलिए आ रहा था कि वह स्पेशल यूएस प्लेन से आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब तक क्योंकि सिर्फ 13 लोग ही दुनिया में नॉर्मल बचे हैं तो एलियंस इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो आपकी रिक्वेस्ट चाहे कैसे भी हो, कितने भी ओवर द टॉप हो, उसे पूरा कर ही देंगे। इतने में 5 लोग भी आ चुके थे, 5वां इंसान भी आ चुका था जिसका नाम था कोम्बा डियोबाटे। उसके साथ कई लड़कियां भी थी क्योंकि अब सब एलियंस बन चुके थे, सिर्फ 13 लोग ही नॉर्मल थे। तो अगला बंदा लाइफ एंजॉय कर रहा है यार, लाइफ की सारी लग्जरी को एंजॉय कर रहा है। उन सब की मीटिंग उसी प्लेन में होती है जो कि गजब की प्लेन थी। यहाँ कैरोल रिक्वेस्ट करती है कि मीटिंग बिना एलियंस के सिर्फ हम 6 लोगों में ही होनी चाहिए, ना ही मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग होगी। तभी ये 6 लोगों को छोड़कर एलियंस बाहर चले जाते हैं और कैरोल इन 5 को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये लोग कैसे आर्मागेडन के एज पर हैं और अब इन ह्यूमंस को ही मिलकर इनको रोकना होगा, रिवर्स करना होगा। लेकिन बाकी 5 लोग कैरोल से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि वह दुनिया की कोई भी लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं, वह लाइफ को कैसे भी जी सकते हैं, उस लेवल की लाइफ जी सकते हैं जो कि एक आम इंसान का सपना होता है। वैसे भी एलियंस हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी तो अब भी अपनी फैमिली के प्रति वैसे ही डिवोटेड थी। लक्ष्मी या कैरल को झाड़ती है क्योंकि एज जब जोशिया पर चिल्ला रही थी तो उस समय उनके ग्रैंडपा कार चला रहे थे, जिस कारण उनका एक्सीडेंट हुआ और लक्ष्मी के ग्रैंडपा की ऑन द स्पॉट
समाप्त हो गए थे। यहाँ हम उसके माथे पर चोट का निशान भी दे सकते हैं। ऐसे में तो वह कैरोल का साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। डियाबाटे कहता है कि एलियंस टेक ओवर के बाद दुनिया से क्राइम खत्म हो चुका है, सारे जेल्स खाली हैं, सारे जूस खाली हैं, पहली बार दुनिया में रियल पीस की स्थापना हुई है, तो जो जहाँ जाना चाहे, जो करना चाहे वह कर सकता है। कुसीमाया तो उनमें से एक बनने पर अपनी सहमति जताती है। कैरोल ये जान पाती है कि जहाँ ह्यूमंस जो बचे हैं वो एलियन से पूछ चुके हैं कि उनका नाम क्या है, वो कैसा फील करते हैं। हर एक इंसान को उसका एक पर्सनल शेफरॉन दिया गया है, लेकिन कैरोल को अब तक उसके अपने पर्सनल शेफरॉन का नाम नहीं पता। हालांकि हमें तो पता ही है कि उसका नाम जोशिया है, बट कैरोल को नहीं। उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की कि वह उनको जानने की कि लक्ष्मी कैरोल को खुद को एजुकेट करने को कहती है। इन शॉर्ट यहाँ जितने भी ह्यूमंस थे वो कैरोल के पक्ष में नहीं थे, स्पेशली लक्ष्मी। इस पॉइंट पर डियाबाटे सिचुएशन को काम डाउन करते हुए कहता है कि अब हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को लग्जरियस एक्सोटिक खाना खाते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली दुनिया की किसी भी लग्जरी का लुत्फ ले सकते थे। जोशी जहाँ कहती है कि भले ही खाने में चिकन एंड बीफ है, लेकिन ये लोग खुद से किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, ये लोग वेजिटेरियन हैं, खुद से खत्म हुए जानवरों को ही खाते हैं, क्योंकि इनकी चेतना में किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट करना है ही नहीं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। इसके कैरोल तुरंत बोलते हैं कि तुम लोग हिपोक्रेट हो, क्योंकि जब तुम लोगों ने आरएनए विस्फोट किया था तब कई लोग अनलाइव हो गए थे। यहाँ लक्ष्मी उसे कहती है कि वह अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे, एज उसका बेटा रवि भी पास में बैठा हुआ है। इस पर कैरोल हंस देती। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वह रवि को एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में पूछती है। इस पर रवि झट से जवाब दे देता था, क्योंकि सबकी मेमोरी शेयर थी, हर कोई सब कुछ जानता था, कुछ भी कर सकता था। दुनिया के सारे सर्जन्स की नॉलेज रवि के अंदर है। अब कैरोल जोशिया से मारे हुए लोगों की गिनती पूछती है, जिस पर जोशिया बताती है कि 86,77,591 पीपल। कैरोल कहती है कि इतने सारे लोगों को तुम लोगों ने एक ही झटके में मार दिया और तुम लोग बोलते हैं कि हम किसी को हार्म नहीं करते। इसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मी कैरोल से कहती है कि जब तुम जोशिया को झाड़ रही थी तो कैरोल की इस हरकत से 11 मिलियन लोग पार्टिकुलर टाइम में और भी अनलाइव हो गए थे। इस बात पर कैरोल शॉक्ड होकर जाने लगती है और कहते हैं कि तुम सब लोग एंजॉय करो, बट आई कांट एक्सेप्ट दिस एनी मोर। कैरोल अब तक इतना ज़्यादा पी चुकी थी कि वह गिर जाती है। जब जोशिया उसको उठाने आती है तो वह फिर से जोशिया पर चिल्लाती है, जिससे जोशिया और बाकी सब फिर से कांपने लग पड़ते हैं। लक्ष्मी का बेटा भी कांपने लग पड़ता है। लक्ष्मी यहाँ हिंदी में कैरोल को भर भर के गालियाँ देती है। नेक्स्ट डे कैरोल होटल रूम में जाकर सोकर उठती है एंड जोशिया उससे अगला प्लान बताती है कि 5 में से 4 लोग उसे हेट करते हैं, एक्सेप्ट डियाबाटे, जो कि अब भी चिल है। डियाबाटे लाइफ को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके पास लड़कियां थीं, सुपर मॉडल थीं, उसके पास दुनिया भर की वो हर एक लग्जरी थी जो एक आम इंसान का सपना होता है। डियाबाटे कैरोल को लास वेगस जाने की बात करता है, कहता है कि वह कैरोल की शेफरॉन जोशिया को भी साथ लेकर जाना चाहता है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। कैरोल उसे कहती है कि उसे जो करना है वो करे, उससे किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। कैरोल यहाँ जोशिया से पूछती है तो इस पर जोशिया बताती है कि हम चॉइस नहीं कर सकते, एज ह्यूमन कन्फ्लिक्ट आपको खुद ही रिजॉल्व करना होगा, हम बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। जिसको कैरोल गिव अप कर देती है और वह जोशिया को डियाबाटे के साथ जाने के लिए हामी भर देती है। देन कैरोल अपने घर वापस जाने के लिए जैसे प्लेन में बैठती है, लेकिन शी फील्स कि वह जोशिया को उस अय्याश के साथ बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती। ऐसे में वह रनवे की तरफ भागकर डियाबाटे को प्लेन के आगे खड़ी होकर उसे रुकवाती है और जोशिया को वापस अपने साथ न्यू मैक्सिको ले जाती है। सेकेंड एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों। अब थर्ड एपिसोड का नाम है ग्रेनेड। यहाँ कहानी पास से शुरू होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैरोल एंड हेलेन एक ऐसे होटल में ठहरे थे जो कि पूरी तरह से आइस से बना हुआ था। लिटरली 300 टन आइस से ये होटल बना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस होटल की बेड तक भी आइस से बनी हुई थी। ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। एंड जहाँ ये समर्स में होटल पिघलता था तो विंटर्स में इसे फिर से बनाया जाता था। इस सीन में हम समझ पाते हैं कि वैकेशंस पर भी कैरोल हमेशा परेशान ही रहती थी कि इसकी बुक बेस्ट सेलर नॉवेल्स में आएगी या नहीं। वही हेलेन थोड़ा क्वालिटी टाइम एंजॉय करने में विश्वास करते हैं। दोनों एक साथ ऑरोरा बोरियलिस भी देखते हैं। खैर प्रेजेंट में कैरोल अपने होम टाउन जा रही है, जहां उसके साथ जोशिया भी है। कैरोल यहाँ जानना चाहती थी कि क्या उनमें से कोई मेडिकल फील्ड में भी है कि नहीं, जो इस कन्वर्जन को स्टडी कर सके और इसे रिवर्स करने में उसकी हेल्प कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई बचा ही नहीं था। इन एलियंस को बस एक बंदे के बारे में नहीं पता था, वही जो प्रागवे में है और अब तक इनसे बात नहीं किया है। उसने खुद को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर लिया है। उसका नाम है मेनुसस ओबियादो, जो कि एक सेल्फ स्टोरी फैसिलिटी चलाता है एंड ही कैन स्पीक स्पेनिश। नाउ कैरोल थोड़ा बहुत स्पेनिश जानती थी, तो वह ओबियादो से बात करना चाहती है। ऐसे में जोशिया उसे ओबियादो का पर्सनल फ़ोन नंबर यानी लैंडलाइन वाला डायल करके देती है। ओबियादो पहले तो कॉल रिसीव नहीं करता, कैरोल को बार बार कॉल करने पर वह कॉल पिक कर लेता है और हम
और वह कैरोल को भर भर के गालियाँ देता है। कैरोल भी ईगो हर्ट हो जाती है और वह भी इस रिप्लाई में उसे स्पेनिश में गालियाँ दे देती है। काफ़ी पारिवारिक माहौल है। उसे लगता है कि ये एलियंस ही उसे कॉल करके परेशान कर रहे हैं। खैर कैरोल अब अपने घर आ गई थी, जहाँ जोशिया कैरोल को उसके सारे मेल्स देती है और साथ ही में एक गिफ्ट भी देती है। ये गिफ्ट कैरोल के लिए हेलन ऑर्डर करी थी सो दैट बुक टूर के बाद कैरोल रिलैक्स कर सके। गिफ्ट एक मसाजर था जो कि कैरोल पहले भी देखी थी, लेकिन काफ़ी महंगा होने के कारण उसने इसे अवॉइड कर दिया था। इस पॉइंट तक कैरोल को गुस्सा आने लग पड़ा क्योंकि एलियंस के पास हेलन की सारी मेमोरी स्टोर थी, जो कि कैरोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सो कैरोल जीरो पे कॉल करके हेलन की सारी मेमोरी उनको भूलने के लिए कहती है, जो कि एलियंस के लिए इम्पॉसिबल था। सो कैरोल कहती है कि अब से वे एलियंस या उसकी मेमोरी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। एलियंस इस पर हामी भर देते हैं। इसके बाद कैरोल अकेले टाइम पास करती है। दिन में एलियंस उसके लिए उसके डोर पर खाना छोड़ जाते थे। एक स्पेशल फूड था जो कैरोल 2012 में कभी खाई थी और उसने शेफ़ की काफ़ी तारीफ भी करी थी। सो सेम शेफ़ हर दिन उसके लिए वही फूड प्रिपेयर कर दिया करता था बिकॉज सबकी मेमोरी एक्सेसिबल थी एंड एवरीवन नोज एवरीबॉडी, सो एलियंस नोज हर वेल। कैरोल को अब ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। इनफैक्ट वो खाना फेंक देती है। एलियंस नोज के कैरोल के घर पर खाना नहीं है, एज उनके घर जो केयर टेकर काम किया करती थी वो भी कन्वर्ट हो चुकी थी, तो वही एलियंस को बताई थी लास्ट टाइम जब उसने कैरोल के घर पर सफाई करी थी। देन वो पास के सुपरमार्केट स्प्रॉट्स में जाती है। वो पाते हैं कि पूरा सुपरमार्केट खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ भी सामान नहीं था। कैरोल फ़ोन करके जोशिया से पूछती है तो वह जोशिया बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए लोग वेस्टेज को कम करने के लिए ये लोग मोस्ट प्लेसेस को खाली कर दिए हैं और अब सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज कर रहे हैं फॉर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ कैरोल नीड समथिंग तो वो डिलीवर करवा देंगे। कैरोल कहती है कि मुझे स्प्रॉट सुपरमार्केट दोबारा चाहिए जैसा पहले था। इसके बाद ढेर सारे ट्रक्स आते हैं जिनमें से सुपरमार्केट का सारा सामान भी था। कई लोग सामान से स्प्राउट सुपरमार्केट को भर देते हैं। यह सभी एक साथ हाई कैरोल बाय कैरोल कर रहे हैं। इसके बाद जाने के बाद कैरोल अकेले शॉपिंग करती है और खाना बना के खाती है। उस रात एकदम से कैरोल को के घर की लाइट चली जाती है, पूरे टाउन की लाइट भी चली जाती है। कैरोल जीरो पर कॉल करके जोशिया से पूछती है तो वह कहते हैं कि गलती से कैरोल के घर की लाइट भी चली गई है, एज वो नाइट में सिर्फ एसेंशियल ऑपरेशन लाइक हॉस्पिटल्स एंड एमरजेंसी एंड ऑल दैट यही ओपन करते हैं और बाकी सब सो जाते हैं। फौरन कैरोल के घर की लाइट आ गई थी। कैरोल गुस्सा करती है एलियंस फॉर लाइक कि उन्हें कैरोल को बस खुश करना है, उसके लिए वे कुछ भी करेंगे। कैरोल कहते हैं कि मुझे हैंड ग्रेनेड दे दो, उससे काम चल जाएगा। थोड़ी देर बाद जोशिया वाकई में हैंड ग्रेनेड लाकर उसे दे देती। जी हाँ दोस्तों, कैरोल समझाती है कि ये बस एक सार्केज्म था। कैरोल जोशिया को ड्रिंक बना के देती है। कैरोल आस्क इफ़ जोशिया गो ड्रंक तो क्या पूरी दुनिया ही नशे में आ जाएगी। जोशिया बताती है कि भले ही उनकी मेमोरी शेयर्ड है, ये लोग कम्युनिकेट पकड़ पाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया नशे में नहीं आएगी। फिजिकल फीलिंग्स इंडिविजुअल ही होती हैं बट थॉट्स आर सेम। इफ़ किसी को दर्द हुआ दूसरे लोग समझ तो पाएंगे कि उनको दर्द हुआ है, लेकिन वो उस दर्द को फील नहीं कर पाएंगे। जोशिया यहाँ दारू पीती है। जोशिया ने काफ़ी दारू पी ली थी, लेकिन सभी लोग नशे में नहीं होंगे। जोशिया यहाँ दारू पर ज्ञान देने लग पड़ती है कि जैसे सबसे पहली दारू कब बनी, विच ब्रांड केम फर्स्ट, ये कौन से ब्रांड की दारू है, वगैरह वगैरह, लाइक ए लिविंग चैट जीपीटी एआई रोबोट। कैरोल पूछते हैं कि रिसर्च उनकी कहाँ तक पहुँची है, आई मीन टू फाइंड आउट कि दुनिया के 13 लोग अनफेक्टेड क्यों नहीं हुए। जोशिया बताती है कि रिसर्च अभी चल रही है, पूरा करने में उनको वीक्स एंड मंथ्स लग सकते हैं। कैरोल कहती है कि तुम लोग कहते हो कि हम पीसफुल हैं, लेकिन कन्वर्जन तो फोर्स्ड हुआ ना, किसी का ओपिनियन लिया गया था। जवाब में जोशिया काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कहती है। जोशिया सेड कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे जैसा बन के कैसा अमेजिंग फील होता है, लेकिन हम जानते हैं कि मानव कितने मिजरेबल थे। मीन किसी पर काम का प्रेशर, कोई गरीब है, कोई डिप्रेस्ड है। सो इट्स लाइक कि अगर आप किसी को पानी में डूबता हुआ देखोगे तो आपको उसका कंसेंट थोड़ी लोगे कि हम उसे बचाएं या नहीं। वैसे ये बताती है कि ह्यूमैनिटी की नैया डूब चुकी थी, जिसे हमने ही पार लगाया है। जोशिया के हिसाब से ह्यूमैनिटी की नैया डूब रही थी, तो एलियंस ने उन्हें कन्वर्ट करके उन पर एहसान ही किया है, उनकी मदद ही करी है। अब दुनिया में क्राइम नहीं है, वेस्टेज नहीं है, सब तरफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी है, रेसिज्म नहीं है, एवरीबडी इज़ वन, एवरीवन इज़ अस। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। लाइक देश का पीएम भी आपके घर आकर आपके डेली कोर्स में हाथ बटा सकता है। हर एक इंसान कोई भी काम कर सकता है, एवरीबडी इज इक्वल। सब अब दूसरे की मेमोरी असेस कर रहे हैं, तो अब कोई भी डॉक्टर है, कोई भी इंजीनियर है, लॉयर है, कोई झूठ नहीं रहा, कोई पर्दा नहीं रहा, ना कोई रहस्य जिसे छुपाना पड़े, कोई फरेब नहीं। ऐसे में कैरोल उस पर और भड़कती है और वह गुस्से में हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल देती है। वह सोची थी कि शायद नकली होगा, पर नहीं दोस्तों, ये असली हैंड ग्रेनेड था। हंसते हुए जोशिया कैरोल के हाथ से हैंड ग्रेनेड छीन लेती है और खिड़की के बाहर फेंक कर उसे कवर कर लेती है। ग्रेनेड फटता है जिसमें जोशिया पूरी तरह घायल हो जाते हैं। इवन इस हालत में भी जोशिया मुस्कुरा रही थी,
सेइंग कि हेल्प आ जाएगी। एयर एम्बुलेंस आई और जोशिया को हॉस्पिटल ले जाती है। ना अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि शी इज़ सेफ। यहाँ जो डॉक्टर था वो कोई डिलीवरी बॉय था, यानी कि वहाँ वो सीन था कि कोई भी कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे में अगर कोई ओडोंटोलॉजी यानी डेंटिस्ट है तो वह भी हाई लेवल ब्रेन सर्जरी कर सकता है। दुनिया में सभी डॉक्टर हैं, सभी नर्स हैं, तो इट्स लाइक नॉर्मल थिंग फॉर देम। खैर कर्स डिलीवरी बॉय से पूछती है कि तुम लोग रियल हैंड ग्रेनेड क्यों दिए। वह कहता है कि हम तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कर्ल बहुत आज शॉक्डली कि अगर मुझे एटॉमिक बॉम्ब चाहिए होगा तो क्या वो भी तुम मुझे ला कर दोगे। डिलीवरी बॉय सेड हाँ हम कर देंगे, हम पूछेंगे जरूर कि तुम्हें क्यों चाहिए, लेकिन इन दी एंड हम तुम्हें वो प्रोवाइड करवा ही देंगे इफ़ यू वांटेड। इनफैक्ट वो कैरल से पूछता है कि चाहिए क्या तुम्हें एटॉमिक बॉम्ब। कैरल उसका मुंह ताकती रह जाती है। यहीं पर दोस्तों थर्ड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस साल की धमाकेदार साईफाई सीरीज प्लूरीबस की फर्स्ट सीजन का फर्स्ट ड्राफ्ट। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के पहले 3 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन। अब इस सीरीज के जो नेक्स्ट 3 एपिसोड्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी, क्या ये एलियन जितने सिंपल हैं दिखाई दे रहे हैं क्या उतने सिंपल हैं, यानी कि सिंप्लिसिटी एंड हैप्पीनेस के पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है। ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट विल बी सून, सो स्टे ट्यून्ड।